हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ जहां हम तैयारी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। केवीएस में धमाकेदार प्रिपरेशन करने के बाद हम तैयार हैं आगे नए कोर्सेज के लिए। अब ये कोर्सेज कौन से होने वाले हैं, किस तरह से हम लोग स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, किस तरह से हम अपना सिलेक्शंस में के लिए अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर सकते हैं, तो उससे पहले किस तरह से हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं और कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि सर हाँ हमारा ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे हुए हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी पार्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए कि आप जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है या क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो वो क्वेश्चंस आपसे आता हो। और उसके लिए चाहिए होती है एक हार्ड वर्क कुछ मेरा और कुछ आपका, है ना। देखिए जैसे आप हम सभी क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो कॉमर्स में एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको टीम बड़ी करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति अगर 500 रुपये कमा रहा है तो आप 10 लोगों को जोड़ लो। तो जब 10 लोग आपस में एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमाएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन 500 नहीं 5,000 रुपये कमाएगी। बात समझ में आ गई। सीधी सीधी सी बात यह है। अब आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं अनडाउटेडली, क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके अंदर मेरी मेहनत भी इंक्लूड हो जाए तो आपका जो एक पुश लेवल है कि भाई हाँ हमारा जो एग्ज़ाम है या हमारे जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो एक गाइडेंस आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम जो मार्क्स आप लेकर के आने वाले थे वो कहीं ना कुछ लेवल पर क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाएंगे, है ना। बहुत सीधी सीधी सी बात ये है। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों आप और हम मिलकर के क्या करने वाले हैं, कुछ ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं ताकि वहाँ पर आप अपना सिलेक्शन लेकर के जा सकें और आप अपने जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं आप उनका अप्रोप्रिएट आंसर चूज करके ये कह सकें कि हाँ जी हमने ये पढ़ा था और ये आया, जैसे अभी हमने केवीएस में सुनने को मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि अभी रिसेंट में बिल्कुल लेटेस्ट में जो हमारे एग्ज़ाम्स देखने को मिलने वाले हैं वो एमपी टेट वर्ग 1 है और बिहार टेट में एस टेट जिसको हम बोलते हैं, तो एस टेट का कॉमर्स का एग्ज़ाम अभी हमें देखने को मिलने वाला है। तो एस टेट एम पी टेट के 1 या 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और आपके एस टेट के 6 मार्च को जो है डेट वो अनाउंस्ड है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत कम है। हाँ एच पी एस सी वालों को अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट में है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो सिलेबस है उसको रिव्यू किया है ना। उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, कॉमन टॉपिक्स निकाल लिए, ठीक है। तो उन कॉमन टॉपिक्स से क्या होगा कि अब जो रीट बोल गया, जो हमारे एम पी टेट वर्ग 1 वाले हैं, है ना, और जो हमारे बिहार टेट या एस टेट वाले हैं उनको क्या मिलेगा, इसका एडवांटेज मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। और जैसे जैसे जो जो डेट्स आती रहेंगी, जैसे भाई कुछ दिन पहले तो अनाउंस करेंगे ही करेंगे, तो जैसे ही डेट आएंगे तो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास जो है उस वक्त जो भी होगा कुछ तैयारी मतलब उसको लेकर के चल रही है। लेकिन हाँ तो इसके लिए मतलब अगर आपको अपनी सीट को सिक्योर करना है तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, है ना। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जितने भी बेसिक्स हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे जर्नल हो गया, लेज़र हो गया, सब्सिडरी बुक्स हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया, है ना, ये जितने भी हैं जैसे समझ रहे हैं ना आप। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी, है ना, ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं या आपका व्यापार संगठन से संबंधित जितने भी हैं, मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन हो गया, नियोजन हो गया, राइट, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेटेस्ट हम लोगों ने किया था, जीएसटी। तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इसके लिए मेरे जो है चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है केवीएस पीजीटी कॉमर्स को लेकर के, ठीक है। तो वो केवीएस और ऑल पीजीटी के लिए है।
तो पहले तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से उस वीडियो को, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, स्पेशली एमसीक्यूज़ की, राइट। और जो क्वेश्चंस और जो अब आपके सामने आती जा रही हैं उन्हें देखिए, और जो मैं आपको जब अनाउंस हो जाएंगी डेट्स उस वक्त जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो वो आप लोगों को करना है। तो कुल मिलाकर के 3 लेवल पर हम लोग तैयारी करने वाले हैं। पहला लेवल जो ऑलरेडी से है, दूसरा लेवल अपना आज से स्टार्ट हो ही गया है, तीसरा लेवल जब आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी उस वक्त हम लोग करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 3 लेवल पर हम लोग तैयारी करेंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि आप को जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, आप एग्जाम्स में बैठ करके यही कहेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमने देखा है, किया है, और आप उसे रिलेट करते हुए डेफिनेटली उसको कर देंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो कम समय में स्ट्रेटेजी से काम होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, सक्सेस जो है वो अपने समय पर मिलती है, समझ में आ रहा है? उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना मेहनत किए सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है? तो मेरी जितनी मेहनत है उतनी उससे कई गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना? अब आप ये समझिए कि अगर मैं 100% दे रहा हूं तो यू हैव टू गिव योर 500%। बात समझ आ रही है? तब जाकर के हम एक सक्सेसफुल रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है अपनी सक्सेस को अचीव करने का। तो चलिए, बातें हमारी यहीं पर समाप्त होती हैं। अब आखिर तक जो भी हमारा 1 घंटे या 45, 40, 50 जितने भी देर का लेक्चर रहने वाला है उसमें हम केवल और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। वीडियो को अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, एएसबी के द्वारा, या वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना? तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, क्लियर है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो आपके आंसर्स, आप क्या किया कीजिए, जो आपके आंसर्स हैं उनको कमेंट किया कीजिए, है ना? तो जब आप उसको कमेंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हमने क्या कमेंट किया है। क्लियर है ये वाली बात? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB, ठीक है ना? क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसका पूरा नाम रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, तो आंसर जो होगा वो ये वाला जाएगा। क्लियर है? बाकी जो सेबी है उसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1992 में। कब हुई है? 1992 में। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना कंपनी के रेगुलेशन के लिए की गई है कि कंपनी जो है ना, जो कंपनी है उनको रेगुलेट कर सके। तो अगर क्वेश्चन बनता है आपका कि कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्लियर हैं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विविध लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों के लिए एक मानक प्रदान करना, लेखा रिपोर्ट तैयार करना जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझ में आती है। आपके जो IAS हैं, IAS को बोलते हैं भारतीय लेखांकन मानक,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्हें आप, एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, क्लियर है। IAS यहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक। क्या है यहां पर? अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन करना या कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा, देखिए लेखांकन मानक का उद्देश्य जो होता है वो मुख्य रूप से जितनी भी हमारी लेखांकन नीति और सिद्धांत हैं उनको एक मानक प्रदान करना होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, है ना, मुख्य उद्देश्य। हालांकि इसके उद्देश्य सारे ही हैं, लेकिन इनमें से देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो लेखांकन मानक है, वो सिद्धांत और नीतियों का भी मानक प्रदान करता है, वो आम आदमियों की समझ में आ सके उसके लिए भी काम करता है ना। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक हैं उनकी आवश्यकताओं का भी अनुपालन करता है और कानूनी औपचारिकताएं भी करता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो एक मेन कह सकते हैं, मेन मोटिव जो है वो क्या है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मतलब उद्देश्य जो है वो ये है कि जो विविध लेखांकन नीति और सिद्धांत हैं उनके लिए वो एक मानक तैयार करता है। क्लियर है ना? तो ये इसका सबसे सूटेबल आंसर होगा। क्लियर है? देखो एक होता है कि क्या क्या उद्देश्य है, एक होता है कि आपकी मेन प्रायोरिटी पर क्या है, तो ये मेन प्रायोरिटी पर ये आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय लेखांकन मानक, भारतीय लेखा मानक वॉज एप्लीकेबल टू, ये किस पर लागू था, है ना? जिन कंपनियों की निवल संपत्ति पहले चरण के अनुसार 500 करोड़ रुपए से अधिक थी, गैर सूचीबद्ध कंपनियां जिनकी शुद्ध संपत्ति चरण 2 के अनुसार 250 करोड़ है, चरण 3 के अनुसार सभी बैंकों या बीमा कंपनियों के लिए, या ये सभी। तो इसमें जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर अप्लाई होता है? बताइए। 1, 2, 3, ये 3 फेज थे और तीनों ही फेज मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ये जाएगा। अब इनमें से कोई एक भी आपको दे सकता है, कोई दो भी आपको दे सकता है और बोथ में भी डाल सकता है। तो इसलिए आपको ये तीनों ही जानकारी में होना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू होंगे, जो पहले क्वेश्चंस करा दिए हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक इन द सेंस कि ये लगभग आपसे, आपको आपके जो एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हो ना, वहाँ पर ये आपको मिल ही जाएगा। क्या? ये आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक, है ना? क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, उल्टा चलेगा ना, इधर चढ़ेगी ना मात्रा, 1 मिनट रुको, वित्तीय ऐसे लिखा जाएगा, हाँ ये सही है। एक बार देख लेना भाई, प्रतिवेदन मानक, भाई एक बार हिंदी चेक कर लेना, है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन मानक, IFRS, ठीक है ना। तो जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में दिए गए अतिरिक्त मार्गदर्शन को IFRS में ये 2 बार हो गया, IFRS में दिए गए अतिरिक्त मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है?
जो आपके IFRS होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक होते हैं, जो जिन्हें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, उसमें क्या हुआ होता है कि जैसे आपको अकाउंट स्टैंडर्ड 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो उसके बाद ना वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। क्या करते हैं? उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कार्व आउट, कर्व इन, कार्व क्लैरिफिकेशन या कार्व? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आउट होगा। ठीक है, कार्व आउट। कार्व आउट मतलब क्या होता है कि जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जैसे ये एक स्टेटमेंट है दैट एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन IFRS आर कोल्ड, है ना। तो इसमें जो मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही क्या कहा जाएगा? कार्व आउट कहा जाएगा। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाएगा? कार्व आउट कहा जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, और जो आपका अकाउंटिंग है ना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। यहाँ से अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? कौन सी, पहले का आंसर बता दिया था ना, कौन सी समिति कंपनियों के लिए प्रयोज्यता के उद्देश्य से लेखा मानकों और उनके संशोधन के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है? तो यहां पर आपसे पूछ रहा है विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं? देखिए, पहले क्या होता है, पहले जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, लेखांकन मानक जो है हमारा समिति जो है, लेखांकन मानक समिति, जो ICAI के अंडर काम करती है ना, जो ICAI के अंडर में काम करती है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ASB का 1977 में हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट बाय द ICAI। तो सबसे पहले ये क्या करती है, ये जो है आपके जो लेखांकन मानक हैं उनको बनाती है, फिर उन्हें रिव्यू के लिए ICAI के पास भेज देती है, फिर ICAI उन्हें कुछ जो समितियां हैं उनको भेज देता है, जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, राइट, या आपका जो डायरेक्ट टैक्स कमेटी हो गई, है ना, या आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, है ना, या आपका जैसे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो गया जिसको हम CAG बोल देते हैं। तो इस तरह से जो कुछ आउटसाइडर कमेटीज़ हैं जो सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी या कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को वो रिव्यू के लिए भेज देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो पहले क्या होगा, पहले वो प्रिपेयर होंगे, फिर वो ICAI रिव्यू करेगा, फिर वो उन्हें रिव्यू करने के बाद समितियों को भेजेगा, अलग अलग समितियों को, फिर वहाँ से फीडबैक आएंगे। अगर उनमें अप्रूवल मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वहाँ से अप्रूव, उसमें कोई सजेशंस आते हैं, कोई ग्रेवियंसेस आते हैं, कोई अमेंडमेंट आता है, तो वो अमेंडमेंट रिव्यू किया जाता है ICAI के द्वारा, फिर ASB को भेजा जाता है, फिर वो रिव्यू करते हैं, फिर उसको डालते हैं, मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री में, और फिर वो उसको क्या कर देती है, पब्लिक करा देती है। तो एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है ना? तो यहाँ पर 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, NFRA, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी, और यहाँ पर आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यहाँ पर जो NFRA का मतलब है वो मैं बता देता हूँ, वो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था शायद, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसका नाम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी केंद्र सरकार की जो सलाहकार समिति होती है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो लेखांकन मानक समिति होती है। क्लियर है? तो इन 4 में से कौन सा सही है? क्वेश्चन है
कौन सी कमेटी जो है कंपनी के लिए जो लेखांकन मानक होते हैं उनके संशोधन के अनुमोदन के लिए, है ना, या उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बताइए कौन सी होती है? तो यहाँ पर आएगा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, तो मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। अच्छा, इसमें ना आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक, किस में डिवाइड कीजिए? 5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। यहां पर आप लिखिए ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर आप लिखिए एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, और यहां पर लिखिए आप वर्किंग स्टार्ट, कब से उसने अपना काम करना शुरू किया था। यहां पर लिखिए आप हेड क्वार्टर, क्या लिखिए? हेड क्वार्टर, ठीक है, और यहां पर लिखिए उनके हेड का नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीफ बोल देते हैं ना, अध्यक्ष, चेयरपर्सन। हु इज चेयरपर्सन? कौन? चेयरपर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही है ना, तो इसने एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1977 है, तो इसने 1977 में ही काम करना शुरू कर दिया था, तो ICAI के अंडर में काम करता है, तो इसमें तो ICAI का ही जाएगा। अब ये यहाँ पर आप एक ना नोट डालो कि इसका ASB का काम क्या है। इसका काम है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये पहला हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया दूसरा, यहाँ पर डाल दिया आपने क्या? NFRA, फिर उसके बारे में लिख दिया, फिर उसका क्या काम है वो लिख दिया, फिर तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आती रहेंगी आप लिखोगे, देखोगे, तो एक तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि भाई हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टेब्लिश हुए, ये इसने काम करना शुरू करा, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे, 3 भी मिल जाए तो कोई दो राय नहीं है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर है ये वाली बात? समझ रहे हो? तो अगर भाई आपको एग्जाम निकालना है तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें चल रही हैं, जैसे जैसे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे तो आप सभी बहुत मैच्योर हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ना सीरियस लेते हुए उस चीज़ को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पॉइंट, आपके लिए बेनिफिशियरी है ना। चलिए, क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ से मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, लूँगा क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि नहीं लूँगा, लेकिन ये काम आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। निम्न, इससे ऊपर का तो हमारा हो गया था ना, ये हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा सम्मेलन नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन? जो हमारे लेखा सम्मेलन हो, बेसिकली जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। एक को तो हम कॉन्सेप्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं और एक को हम कन्वेंशंस में कर देते हैं। ठीक है, किस में कर देते हैं? कन्वेंशंस में। ठीक है, तो जो कन्वेंशंस हैं ये हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और बाकी क्या है? सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये यहाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपकी जानकारी के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको एक बार हम देख लेंगे कि कौन सा नहीं है पूछ रहा है। पूर्ण प्रकटीकरण का संयोजन, संरक्षण सम्मेलन, उपार्जन अभिवृद्धि का अभिसमय या संगतता का सम्मेलन? बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कि जो आपका पूर्ण प्रकटीकरण है ये आपका क्या है? कन्वेंशन है। संरक्षण, कंजर्वेशन, ये आपका है।
संगतता ये आपका है, और जो चौथा है वो है आपका वो है आपका मटेरियलिटी। क्या है आपका? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। मटेरियलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकता। ठीक है, तो ये चार हैं, तो एक ही बचा जो नहीं है, दैट इज एक्रूअल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटेन सम कार्व आउट एंड फॉर कन्वर्जेंस with IFRS with some changes applied in India. Financial statement prepared in India with Indian accounting standard will not be IFRS compliance. भारतीय लेखा मानकों के में भारत में लागू कुछ परिवर्तनों के साथ जो आपका IFRS है के साथ अभिसरण के लिए कुछ रूपरेखा शामिल है। कहना यह चाह रहा है कि जो आपके IFRS हैं, क्या हैं आपके? जो आपके IFRS है, मतलब राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, सॉरी IFRS की यहाँ पर बात कर रहा है ना, जो आपके IFRS हैं, है ना, तो जो आपके IFRS हैं जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक बोलते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात? तो उनकी बिहाफ पर उनसे संबंधित ही जो भारतीय लेखा मानक हैं उनको बनाया गया और उनको लागू किया गया। पहली चीज तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे इंटरनेशनल है ना, जो भी हमारे IFRS हैं, क्लियर है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे, उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। क्लियर है? अब यहां पर दूसरा क्या कह रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय लेखा मानकों के साथ भारत में तैयार किए गए वित्तीय विवरण IFRS शिकायतें नहीं होंगी। मतलब ये कह रहा है कि जो आपके IFRS हैं, देखिए हर कंट्री का अपना एक अलग तरीका होता है। जैसे सपोज करो मैं हूं और आप हैं, मेरे पढ़ने का तरीका अलग है और आपके पढ़ने का तरीका अलग है। जैसे आप सपोज कीजिए आपने बिहार एसटेट या आप MP वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप जो पढ़ रहे हैं और मैं जो पढ़ रहा हूं, सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका और मेरे पढ़ने का तरीका कैसा होगा? बिल्कुल अलग होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये वाली बात? अब आप हमसे मिले, आपने मेरे से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी, मैंने आपसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी, तो इसका मतलब क्या है? उसके आधार पर हमने क्या करना शुरू किया? तैयारी करनी शुरू करी। तो पहला वाला तो ये कह रहा है कि जो IFRS हैं उनके आधार पर भारतीय लेखा मानकों को तैयार किया गया और लागू किया गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से उसके आधार पर है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही कह रहा है कि वो पूर्ण रूप से उसके पर आधारित नहीं है ना, उस पर आधारित नहीं है। तो जब उस पर आधारित नहीं है तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेपरेट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों बिल्कुल सेपरेट स्टेटमेंट हैं। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा A और R दोनों सत्य और सही स्पष्टीकरण नहीं है वाली बात आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आएगी सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये सही स्पष्टीकरण, एक सेकेंड, दोनों सत्य हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है? A और R दोनों सत्य हैं लेकिन इनका ये स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ आपको कि अगर आपको ना कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सभी के लिंक है। तो वहाँ पर एक तो पहले तो फॉलो कर देना,
दूसरी बात कहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेन चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, समझिएगा। जो हमारी विदेशी शाखाएं होती हैं उनके जो लेखांकन होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है, बस सही कथन बताना है। तो लेखांकन मानक जो है ना, संशोधित 2003 के उद्देश्य से विदेशी शाखाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। एक तो अभिन्न विदेशी संचालन और एक समझौता ज्ञापन विदेशी संचालन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और मेमोरेंडम फॉरेन ऑपरेशन। तो एक तो ये हो गया, तो मेमोरेंडम वाली तो कोई कहानी होती नहीं है, तो पहला तो गया। तो मेमोरेंडम वाली जब कहानी नहीं होती तो ये भी गया। तो अगर आपको खाली नाम भी याद है ना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी याद नहीं है तो भी काम हो जाएगा। तो दो तो गए, 50% की पॉसिबिलिटी आ गई अब आपके पास। ये पहले ये तो देख लो कि पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा, दब गया है ना, लास्ट वाला दब रहा है। 1 सेकेंड देना मेरे को जरा तुम लोग। मैं थोड़ा सा क्या हो जाता हूँ, मैं हाइड हो जाता हूँ। मैं जब हाइड हो जाऊंगा तो आपको ये पूरा दिखेगा, है ना, दिख रहा है ना पूरा। चलो, अरे ये तो मैं तो आता जाता रहूँगा, मेरा क्या है ना। चलो देखते हैं। लेखा के प्रयोजन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 संशोधित 2003 विदेशी शाखाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल वाली कहानी है। यहाँ पर भी नॉन इंटीग्रल आएगा, यहाँ पर मेमोरेंडम आ गया, यहाँ पर नॉन इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल, ठीक है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आएगा यहाँ पर भी। तो बताइए कौन सा सही है। ये AS11 है संशोधित 2003, ये AS13 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ये वाला जाएगा। भारतीय लेखा विदेशी शाखाओं के लेखांकन के संदर्भ में कथन जो सही है कि हमने लेखांकन के उद्देश्य से जो हमारा लेखांकन मानक 11 है जिसको 2003 में संशोधित किया गया था, उसके अनुरूप दो तरह की जो विदेशी शाखाएं होती हैं, एक होती है अभिन्न विदेशी शाखा और एक होती है गैर अभिन्न विदेशी संचालन या शाखा। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में है। कब रिवाइज हुआ था, 2003 में रिवाइज हुआ था। क्लियर है ये वाली बात। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम भी आ जाते हैं भाई, चलिए जी हम भी आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर क्वेश्चंस लग रहे हो ना कि हाँ सर वास्तव में क्वेश्चन डिफरेंट है, यूनिक है और रिलेटेबल है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये चीज़ तुम लोग खुद कर दिया करो यार, कहलवाया मत किया करो, है ना। द ग्लोबल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी इज, वैश्विक प्रमुख पेशेवर लेखा निकाय कौन सा है। IASB, ICAI, ASB और वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये वर्ल्ड है। देखो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन तो ना आपको यहीं पे ही पता चल जाएंगे। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा। IASB, ICAI तो आपको पता ही है, ASB मैंने आपको बता ही दिया, वर्ल्ड बैंक भी आपको पता है। IASB बता देता हूँ, अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति या बोर्ड, बोर्ड लिख देता हूँ, है ना, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन समिति, मानक समिति या बोर्ड, जो भी आप समझें। क्लियर है। तो बताइए इसका क्या सही उत्तर है।
इसका क्या सही उत्तर है? ग्लोबल, ग्लोबल पर तो एक ही चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल, तो जहां पर इंटरनेशनल आ जाएगा वो ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल से याद रखना। क्लियर कहानी? तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस में क्या इंक्लूड? ट्रायल बैलेंस इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस किस में इंक्लूड है बताओ? बुक कीपिंग में, समराइजिंग में, क्लासिफाइंग में या एनालाइजिंग में? बताइए, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड वैसे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में माना जाता है इसको कि मतलब बच्चों को काफ़ी इसमें कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमेशा बुक कीपिंग में आता है, बही खाते में, ठीक है, बुक कीपिंग। नेक्स्ट, इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो आपकी ख्याति या पूंजी आरक्षित की मात्रा है केवल क्रय कंपनी को पुस्तकों में ही दिखाई जाती है। जो आपकी ख्याति या पूंजी आरक्षित की मात्रा केवल विक्रेता पुस्तकों की, जो विक्रेता कंपनी है उसकी पुस्तकों में दिखाई जाती है। ख्याति का मूल्य होता है शुद्ध खरीद माइनस क्रय मूल्य, या क्रय कंपनी के शेयरों के अंकित मूल्य को खरीद विचार की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा। बताइए क्या सही उत्तर होगा? गुडविल के केस में क्या सही उत्तर होगा? द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज फाउंड आउट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी ओनली। द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज फाउंड आउट इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी ओनली। गुडविल नेट परचेज, परचेज प्राइस और द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? What will be the आंसर? तो आपने अगर एक शो ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं? एसेट्स को परचेज करते हैं या बिजनेस को परचेज करते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट जाता है टू परचेज कंसिडरेशन। इन दोनों की अमाउंट को जब हम माइनस कर देते हैं तो यहां पर डिफरेंस आता है गुडविल। तो अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो माइनस होगा, और अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि इसमें सही आंसर क्या जाएगा? ग, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, जब समान व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक कंपनियां एक नई कंपनी को गठबंधन करने का निर्णय लेती हैं तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? विलय, समावेलन, अवशोषण या डीमर्जर? तो डीमर्जर तो कट जाएगा, मर्जर होता तो सोचते भी, तो ये तो गया। अब ये तीन बचे, अब इन तीन में से कोई एक ही हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो अमलगमेशन जाएगा। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चले कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मर्ज हो रही है? जॉइंट वेंचर भी एक वर्ड आता है सर, अमलगमेशन भी आता है। और सर अगर यहाँ पर जॉइंट वेंचर लिखा आता ना तो कसम से हम यही लगा देते, और अगर तुम यही लगा देते हैं ना बेटे, समझ रहे हो, अगर तुम यही लगा देते तो तुम्हारे नंबर बिल्कुल साफ हो जाते, और अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो और बल्ले बल्ले हो जाती। तो ये भी नहीं होगा इसका। तो सर पता कैसे चले? तो उसके लिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। अब जब आप इसको देखेंगे तो आप एक काम कीजिए, वैसे तो आपको इसकी पीडीएफ मैं अभी ही डाल दूंगा कुछ देर में। किस पे? टेलीग्राम पे, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जुड़ जाओ, वहाँ से उठा लेना। तो ये आप पढ़ना, इसको समझना कि कहाँ पर क्या चीज़ें और कैसे ये एक दूसरे से अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इन अकाउंटिंग बिकमिंग आउट ऑफ डेट इज नोन एज। लेखांकन में पुराना हो जाना किसका प्रकार है? परिशोधन का, अपरिचलन का, कमी का या शारीरिक अवरोध का? बिकमिंग आउट ऑफ डेट कहते थे ना यार, ये तो मोबाइल आउट ऑफ डेटेड हो गया, समझ रहे हो? आउट ऑफ डेटेड हो जाना,
इसका मतलब क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी का रिडक्शन हो जाना, उसकी टेक्नोलॉजी का रिडक्शन हो जाना या उसके अगेंस्ट किसी और बेहतर टेक्नोलॉजी का आ जाना, तो उसको कहा जाता है ऑब्सोलेंस, अप्रचलन, जो अब प्रचलन में नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, जिसका जो एक मुख्य कारण है किसी भी संपत्ति की हिरास का, है ना। वियर और टीयर तो है ही, ऑब्सोलेंस भी उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति चलन में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, लेखा सिद्धांत आमतौर पर किस पर आधारित होते हैं? व्यवहारिकता, परिपक्वता, रिकॉर्डिंग में सुविधा, या इनमें से कोई नहीं? प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस एंड रिकॉर्डिंग, नन ऑफ द। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। जैसी सिचुएशन होगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और उसी के आधार पर वो काम किया जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कुछ बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दो, है ना। भाई टाइम है इतना कि नोट्स पढ़ सको तुम लोग, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करो और उन क्वेश्चन से जो टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं वो ये देखो कि पहले आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अगर आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो उस टॉपिक को लिखो और उसको पढ़ो, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स आज आपके लिए नए हैं आज आपके लिए, तो वो सारे के सारे आज ही वाइंड अप हो जाने चाहिए। तो इस तरह से आप 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अपना सारा सिलेबस क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। क्लियर है ये वाली बात? तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तो जैसी सिचुएशन होती है ना, हमें उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सभी जगह लात घूस से नहीं बजाए जा सकते, कहीं पर हमें पोलाइट भी होना पड़ता है। तो ये टाइम वही है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल पोलाइट होकर के बिल्कुल सुकून के साथ क्या करना है? अपनी प्रिपरेशन को फोकस करना है। मोटिव आपका मैक्सिमम आना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, नहीं, मैं पॉइंट आपका मैक्सिमम नंबर लेकर के आना है। और मैक्सिमम नंबर कब आएंगे? जब आपका एक टॉपिक बिल्कुल इस तरह से कवर हो जाएगा, भाई अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये गलत नहीं होगा, तब आपका नंबर बनेगा। आप मैक्सिमम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एग्जाम टाइम में आप सामने बैठे हो, गुब्बारा सा मुंह फुलाए हुए, हाय क्या करें अब, तो पढ़ा था भूल गए, तो क्या फ़ायदा हुआ उस पढ़ने का? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेना। लेखा परीक्षा पर लेखा मानक और मानक स्थापित करते हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किए गए हैं। Accounting standards and standards on auditing establishes which have to be complied with ensures that financial statements are prepared in accordance with GAAP, generally accepted accounting principles, accounting conventions, Indian accounting standards या accounting standards। बताइए क्या है इसका सही आंसर? ये तो बाकी सब आपको पता ही है। गैप मैंने आपको बता ही दिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन मानक होते हैं, है ना, या सिद्धांत होते हैं जिन्हें सभी जगह पर क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। जैसे एक्रूअल हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यही जाएगा। क्लियर है? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द IFRS कन्वर्स्ड स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ASB ऑफ ICAI एंड इन कंसल्टेशन विद। तो जो भारतीय लेखांकन मानक है ना, वो जो IFRS हैं उन्हें प्रिपेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और साथ साथ में जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI है उसके साथ कंसल्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो वो कौन सी संस्था है? MOA, NFRA, ASB या ऑल ऑफ द अबोव? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा NFRA। क्या जाएगा? NFRA, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइस अथॉरिटी, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ संस्था का नाम बताना था।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड्स, तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताना है, बहुत सीधी सीधी सी बात है। कंपनी है, कंपनी का मेरे पर 79% शेयर है और आपके पास केवल 21 शेयर है, तो आप माइनॉरिटी में चले गए, मैं मेजोरिटी में चला गया, सिंपल कहानी। तो आप पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक हित में क्या क्या शामिल होता है, शेयर कैपिटल शामिल होती है क्या, प्रॉफिट शामिल होता है क्या, या जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है वो शामिल होता है क्या, सभी शामिल होता है। तो भाई चाहे आप 1% की भी पार्टनरशिप में हैं या आपने 1% का भी शेयर लिया हुआ है, तो आप सभी में हिस्सा लेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो डी जाएगा। क्लियर है ये वाली कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कंप्यूटराइज्ड जो अकाउंटिंग है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्लियर है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, उसका उपयोग लेखांकन रिपोर्टिंग उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यस, बिल्कुल किया जा सकता है साहब, स्प्रेडशीट का तो यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी जो होती है आपकी को कंप्यूटर सिस्टम के तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर के 6 तत्व हमने जाने हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है प्यूपल, चौथा होता है प्रोसीजर, पांचवा होता है डाटा, छठा होता है कनेक्टिविटी। और आपसे किस चीज़ की पूछ रहा है, कनेक्टिविटी की ही बात की जा रही है। तो कनेक्टिविटी किस नंबर पर आ रहा है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 नंबर जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो सर पहला, दूसरा, तीसरा भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो सर इसको हमें 3 सबको याद करना पड़ेगा। भाई अगर 1 नंबर आपको सिक्योर करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो भी कर लेना, क्योंकि नंबर चाहिए, सामने है, आनी चाहिए चीजें। क्लियर है। एक क्वेश्चन का सवाल है, द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आर। तो जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें उसके जो प्रस्ताव हैं वो क्या है, उच्चतर, कम, औसत या सरल। उच्चतर प्लानिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हायर प्रपोजल्स। क्लियर है ना, कैसे, हायर प्रपोजल्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्राम को कितनी बार चलाए जाने की संख्या के बावजूद बिना किसी भिन्नता के ही परिणाम को दोहराना डैश के रूप में जाना जाता है। जब आप किसी भी चीज को बार 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 ये जाने बिना कि आपने उसको कितनी बार किया, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली 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 बार बार उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस चीज को क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे, कॉम्प्लेक्स बोलोगे, फ्लेक्सिबिलिटी बोलोगे, कंसिस्टेंसी बोलोगे। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से अलग बता देता हूं, या चलो छोड़ो, तुम्हारा ही एक उदाहरण दे देता हूं। अगर तुम आज से 10-15 दिन, जितने भी दिन तुम्हारे पास हैं, अगर तुम डेली अपने 3 से 4 घंटे लग जाओ कंसिस्टेंसी के साथ कि भाई हमें इतना पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्या आपका रिजल्ट निकल करके आएगा कि नहीं निकल करके आएगा, बिल्कुल निकल करके आएगा। तो उसको क्या कहा गया, हमने उसको कहा कंसिस्टेंसी, संगति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, एक पूर्व पैक किए गए लेखांकन सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर से उत्पन्न होने वाली रिपोर्ट डैश हो सकती है। किसमें, पैक में। पैक से क्या बनेगा, पैकेज। सिंपल कहानी, खत्म। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के लिए लेन देन डेटा को डैश में दर्ज करने की आवश्यकता है। किसमें दर्ज करोगे, अकाउंटिंग पैकेज में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या नन ऑफ दीज। भाई लेन देन तो पैकेज में जाएंगे ना, किस में जाएंगे, पैकेज में जाएंगे। लेन देन तो कहीं और थोड़ी जाएंगे, बोल लो हाँ या ना, एग्री विद दिस और नोट। चलिए आगे बढ़ना। उद्यम संसाधन योजना डैश, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। उद्यम संसाधन योजना एक डैश है, किसका, लेखा पैकेज का, लेखा सॉफ्टवेयर का, लेखा अनुमान का, कोई नहीं। अगर आपने अकाउंटिंग पैकेज लगाया है ना तो सोच लेना गलत हो जाएगा, सोच लो गलत है ये वाला, बिल्कुल। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखो ये बेसिक ऐसी चीजें हैं जो सीधे आपको पता होनी चाहिए, यहां पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि सर ये होगा तो क्यों होगा, ये है, समझ रहे हो चीजों को। क्लियर है। जैसे पेंसिल है तो ये पेंसिल है, स्टंप 3 होते हैं तो होते हैं, तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं चीजें, उनको उनका नाम दिया गया है। क्लियर है। तो जो एंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग है वो क्या है, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपनी एंटरप्राइजेस की जो प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो सारी की सारी कर सकते हो। क्लियर है। तो उसको हमने क्या कहा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट,
AS400 एक डैश लेखा सॉफ्टवेयर है। बताइए कैसा लेखा सॉफ्टवेयर? लेखा सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? प्रबंध को, लागत को, वित्तीय को? वित्तीय को। ये 2-3 सॉफ्टवेयर याद करके जाना, खासतौर से फाइनेंशियल के कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा राजस्व सृजन की प्राप्ति में मदद करती है? ये उपार्जन है। एक्रूअल मतलब उपार्जन, उपार्जित है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग या रियलाइजेशन? रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये ऑब्जेक्टिविटी की अवधारणा है, उद्देश्य की। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट, हाँ, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस भी, मतलब ये जितना भी आज मैंने आपको फुल फ्लैग कराया है ना, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं ना, आपका हो जाना चाहिए। तो ये आज आपका होमवर्क होगा इसके बाद कि भाई ये हमें करनी है चीज़ें। क्लियर है? तो एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होगा। आप जितना मेहनत मैंने किया इन क्वेश्चंस को बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा इनको करने में। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक लेखांकन प्रथाओं का पालन नहीं करने के नतीजे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रिकॉशंस, है ना, रिप्रिकॉशंस ऑफ नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? बताइए सही आंसर क्या होगा? एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन कंपैरेटिबिलिटी, रीडेबिलिटी या फिजिबिलिटी? स्वीकार्यता, गैर तुलनात्मक, पठनीयता या व्यवहार्यता? बताइए सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका मतलब होता है नतीजे, है ना, ये लिख रहा है नतीजे। तो इसके नतीजे नहीं पूछा, तो एक्सेप्टेबिलिटी तो है भाई, है ना, स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबिलिटी आती है, रीडेबिलिटी पठनीयता व्यवहारवादी, लेकिन वो कंपेरेटेबल नहीं होते, गैर तुलनात्मक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कंपेयर कर सकते हैं हम भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इनमें से कौन सा कथन सही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के? लेखांकन मानक भूमि के वर्तमान कानून के अनुरूप हैं। यह वित्तीय विवरणों के लिए विश्वसनीयता और तुलनात्मकता की सुविधा प्रदान करता है। बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉन्शसनेस विद द करंट लॉ ऑफ लैंड? बिल्कुल बात सही है। इट फैसिलिटेट्स रिलायबिलिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर तो सर दोनों हो जाएगा। बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेखांकन मानक की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही और नहीं है? कौन से कथन सही हैं? लेखांकन की विधि राजस्व के वास्तविक और सकल मूल्य में लेती है। यह कंपनी के निराशाजनक लाभ और हानि को दर्शाता है। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग टेक इन द रियल एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ रेवेन्यू? भैया तो नेट और ग्रॉस वैल्यू निकलेगी। इट शोज डिसमल प्रॉफिट और एंड लॉस ऑफ द कंपनी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो निराशाजनक लाभ और हानि थोड़ी दिखाते हैं, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला वाला सही है। आप इस तरह से भी रिलेट कर लिया करो कि भाई लाभ और हानि दिखाता हो तो बात सही है, लेकिन निराशाजनक दिखाता है जरूरी है नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, बही खाता व्यवसाय के इन लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रणाली है। आर्थिक, व्यापार, मौद्रिक या वित्तीय? बताइए। बुक कीपिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विच आर इन मॉनेटरी फॉर्म, विच आर इन मॉनेटरी फॉर्म। नेक्स्ट, बही खाता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बही खाता किससे संबंधित है? रिकॉर्ड किए गए डेटा को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रणाली के लिए डिजाइन करना, व्यवसाय संचालन से संबंधित वित्तीय डेटा का रिकॉर्ड करना, आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा की व्याख्या करना, या ये सभी? बताइए। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू द बिजनेस। तो यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
यहाँ पर ये इसलिए नहीं होगा, या ये भी ध्यान रखिए कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग नहीं आता है, तो समराइजिंग नहीं आता तो ये गलत हो गया। इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग का पार्ट है, जब ये दोनों नहीं होंगे तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लेखा मानक डैश स्टेज का मतलब होता है लॉ, कानून। ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं कर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनमें से कोई। क्या आप कानूनों का उल्लंघन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये भी नहीं कर सकते। सही है भाई। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग है ना। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, ये एक तरह का मैन्युपुलेशन होता है। मैन्युपुलेशन मतलब छेड़खानी होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जब अपने अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना होता है तो वो क्या कर देता है, वो अपने लाभों को ज़्यादा दिखा देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग में ब्यूटीफुल मैनर, शोइंग मोर लॉसेस टू अवॉइड इनकम टैक्स, शोइंग मोर प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दीज। सुंदर तरीके से खातों को प्रस्तुत करना, आयकर से बचने के लिए अधिक नुकसान दिखाना, निवेश आकर्षित करने के लिए अधिक लाभ दिखाना, या ये सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि कोई संगठन अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली विकसित करना चाहता है क्योंकि संगठन का व्यवसाय जटिल है, किस सॉफ्टवेयर का चयन करना चाहिए? बताइए। सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए तैयार, अनुकूलित, तैयार किया गया, या उपरोक्त सभी। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो होता है ना मार्केट में कि भाई आप इन्हें ले जाओ, आप तुरंत यूज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है कस्टमाइज, कि आप उसे अपने तरीके से क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो। क्लियर है? और एक होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। क्या होता है? टेलर मेड सॉफ्टवेयर, कि भाई आप अपने, जैसे सपोज करो आप मार्केट गए तो आपको एक तो मोबाइल मिलेगा कि भाई आप या गाड़ी लेने के लिए गए, है ना। तो जैसे गाड़ी लेने के लिए गए तो एक तो होती है रेडीमेड, रेडी टू यूज़ गाड़ी की, सर ठीक है आप लीजिए और ले जाइए। और एक क्या होता है कि आप उसको कस्टमाइज करा लेते हो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। और एक क्या होता है, एक होता है कि भाई आप ना इंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे आर्मी वगैरह के लिए गाड़ियाँ बनती हैं तो वो स्पेशल एडवाइजरी के तहत बनती हैं कि भाई आपको इस तरह से उन गाड़ियों को क्या करना है, बनाना है, तो उसी को टेलर मेड कहा जाता है। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, कि भाई मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, इनसे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सभी A1 थे और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिशियरी होने वाले हैं, तो वीडियो को आप लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें और वो भी इन चीज़ों को गेन कर सकें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग से इस चीज़ को बोला है, नॉलेज किसी भी तरीके से शेयर करोगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है वाली बात? तो ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो लिंक आपका उसमें है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।